Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss lungs as well as the mechanics of breathing. So let's move to the classboard. So dear students, respiration in humans, we were discussing air passageway हमने discuss कर लिया, तो उसकी तरतीब आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि एयर किस तरह से फ्लो करती है, किस पैटर्न पे फ्लो करती है. So from external nostrils, then nasal cavity, then internal nostrils, then the pharynx, then glottis, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, then alveolar duct, and at the end, the alveolar sac. So this is the pattern जो कि हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके. So dear students, अब हम बात करेंगे लंग्स के हवाले से. So बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था लंग्स का, लेकिन यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड है उसको मज़ीद देख लेते हैं. So as you can see, the left lung and the right lung. और आपको विजुअली भी ये चीज़ नज़र आ रही होगी that the left lung is comparatively small as compared to the right one. उसकी रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट जो है उसकी एपेक्स वो it is pointed towards the लेफ़्ट साइड ऑफ दी लेफ़्ट साइड. इस वजह से हम आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हमारा दिल जो है वो लेफ़्ट साइड पे है. तो एक्चुअली वो है तो सेंटर में, लेकिन उसकी जो एपेक्स होती है हार्ट की वो टिल्ट होती है टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड. तो इस वजह से यहाँ पर इंप्रेशन होने की वजह से ये लंग थोड़ा सा छोटा रह जाता है. एक तो ये चीज़. नंबर 2, इसके अंदर सिर्फ 2 लोब्स हैं. दिस इज़ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब, एंड यहाँ पर 3 लोब्स हैं. द सुपीरियर, द मिडल एंड द इन्फीरियर लोब. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्लूरा, outer pleural membrane, and the inner pleural membrane. Collectively called as the pleura, means the covering of the lungs, and the pleural cavity or pleural space having the pleural fluid. ये pleural fluid इसलिए क्योंकि लंग्स ने मुसलसल, जब तक हम जिंदा हैं, लंग्स ने मुसलसल इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज देयर. तो उस वजह से जो चेस्ट के साथ इसके यानी कि दूसरे ऑर्गन के साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर कवरिंग यानी प्रोटेक्टिव लेयर है इसकी. अब डियर स्टूडेंट्स, द लंग्स दे आर प्रेजेंट इन द रिब केज. दे आर प्रेजेंट इन द रिब केज. ये पिंजरा है, चूँकि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स यहाँ पर मौजूद हैं. अ पेयर ऑफ लंग एंड अ हार्ट, यहाँ पर चेस्ट कैविटी थॉरैक्स के अंदर मौजूद है. इसको थॉरैक्स भी कहते हैं.
तो रिब केज की फॉर्मेशन के हवाले से देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि रिब केज बनेगा कैसे. सो इट इज़ मेड बाय द स्ट्रक्चर्स. नंबर 1 इज द, ये सामने वाले साइड से देखेंगे सबसे बिल्कुल सेंटर में स्टर्नम, anteriorly and the vertebra और कौन से वर्टिब्रा, thoracic posteriorly. तो बिल्कुल सेंटर में मिडल में जो मौजूद है स्टर्नम, द चेस्ट बोन. और फिर वर्टिब्रा से भी और स्टर्नम से भी देयर आर राइजिंग 24 ribs और वी कैन से 12 पेयर्स, 12 पेयर हैं रिब्स के. ठीक. और इसके अलावा रिब्स के दरमियान में मौजूद हैं इंटरकॉस्टल मसल्स और इसका जो फ्लोर है, द फ्लोर इज फाउंड बाय डायाफ्राम. क्लियर. सो यहां पर बिल्कुल नीचे राइट ओवर हियर देयर इज डायाफ्राम. क्लियर. और सो दिस फॉर्म्स आर रिब केज. और इसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वाइटल जो ऑर्गन्स हैं, जो सबसे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो डेलिकेट और सेंसिटिव वाइटल ऑर्गन है वो ब्रेन है. उसको मज़ीद प्रोटेक्शन ऑफर की गई क्रेनियम के अंदर, वो इससे भी हार्ड है. फिर उसके अलावा हार्ट और लंग्स, इसके बगैर हमारा जीना मुश्किल है. तो इसको भी एक रिब केज के अंदर यानी कि एक पिंजरे के अंदर बंद रखा. तो ये इसकी वॉल्स हैं, इस तरह से बनेगा केज. क्लियर. और ये स्टूडेंट्स अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर. द मैकेनिक्स of breathing मतलब कि हमें हमारा मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिक्स इज द शॉर्ट फॉर्म of it is a short form of mechanism, mechanics of breathing. How do we breathe? So I'm going to draw the structure of. तो अगर हमें ये दो चीज़ें समझ आ जाए तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. It will be easier to understand. So this is actually sternum, the chest bone. Clear? This is the sternum. और इसके साथ अटैच्ड हैं ribs.
So I have drawn the first only this side of the left side of the ribs. So as you can see, और थोड़ा सा एक और चीज़ मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं. So this is the vertebral column जो कि इससे नीचे नज़र आ रहा है. And packed with intervertebral discs. तो सामने से ये स्टर्नम नज़र आ रही है, पीछे से क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे थोरासिक वर्टिब्रा मौजूद हैं और इसके नीचे से ये नज़र आ सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, 1 2 इज द फर्स्ट रिब, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये पहली 7 जो रिब्स हैं, यानी कि 7 पेयर्स हैं, इसी तरह से इस साइड पे भी ये डायरेक्टली अटैच हैं स्टर्नम के साथ. So these 7 pairs, the first 7 pairs, they are called as the true ribs, as they are directly attached to the sternum. Additionally, sternum के भी different parts होते हैं. ये ऊपर वाला कहलाता है manubrium, और this is the shaft of sternum, and this is the Ziphioid process. So all these 3 parts belong to the sternum, which is known as the chest bone, or sometimes also known as breast bone. अब यहाँ पर 8, 9 और 10 ये 3 पेयर्स जो हैं, ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं. दिस इज द कॉस्टल कार्टिलेज. इनकी जो कॉस्टल कार्टिलेज है, ये इनको इनडायरेक्टली अटैच कर रही है स्टर्नम के साथ. ये इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये इंसर्ट हो रहे हैं ऑन टू द कॉस्टल कार्टिलेज. सो दिस इज वाई, सो दैट इज द रीजन. सो दीज 3 आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स. इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है. ठीक है, इनको फॉल्स रिब्स, ये ट्रू एंड फॉल्स. और डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, तो ये तो 10 पेयर हो गए, हमारे पास 12 पेयर्स हैं. तो लास्ट 2 रिब्स जो हैं, दे रिमेन अटैच टू द वर्टिब्रा. वो वर्टिब्रा के साथ ही अटैच्ड हैं, लेकिन वो आगे कनेक्ट नहीं हो पा रही. ये 11th पेयर और ये 12th पेयर. क्लियर? तो वर्टिब्रा से शुरू होती हैं हमारे रिब्स और आगे की तरफ आकर इस तरह से इनसर्कल करती हैं और अटैच होती हैं टू द स्टर्नम. तो लास्ट 2 पेयर्स 11 एंड 12 ये वर्टिब्रा के साथ ही अटैच रह जाते हैं, ये आगे स्टर्नम तक नहीं पहुंच पाते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो दीज 2 पेयर्स, दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स. इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं. क्लियर? दे आर कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स. और इसके अंदर मौजूद है हमारे लंग्स. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो मैकेनिज्म है उसके लिए ज़रा इसमें से एक को फोकस करूंगा. So let us have, so suppose this is our sternum, so manubrium. Just for the sake of convenience आपको समझा रहा हूँ dear students, okay? So ये हमारे पास 2 ribs, और ये 3 रिब्स, बस इतना सा. क्लियर? बाकी हम मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहे. इसी को थोड़ा सा फोकस करके जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ये रिब्स और रिब्स के दरमियान मौजूद हैं इस तरह से 2 लेयर्स हैं मसल्स की रिब्स के दरमियान. तो ये एक रिब, ये दूसरे रिब,
फिर नीचे तीसरा रिब, इनके दरमियान मौजूद हैं ये मसल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, चांपें तो खाई होंगी आपने ईद पे या वैसे जो शौकीन नज़र आते हैं, तो आपने वो चांपें बेसिकली ये रिब मसल्स ही होते हैं, ठीक है, ये हमारे रिब केज होता है। तो आपने देखा उसके जो रिब्स, जो पसली होती है, चांप होती है, उसके दरमियान जो गोश्त है वो बहुत थिन लेयर होती है और बहुत इसी वजह से वो टेस्टी भी होता है। सो दिस इज अ रिब, और दरमियान में मौजूद है इंटर कॉस्टल मसल, या इसको मसल, या इसको हम कहते हैं रिब मसल, इसको रिब मसल भी कहते हैं। क्लियर? और एट द एंड, लेट्स सपोज दिस इज द एंड ऑफ दिस, और यहाँ पर मौजूद है नीचे द डायफ्राम। ये दो फैक्टर्स समझ लें, बहुत ज़रूरी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा अगर ये दो चीज़ें समझ आ जाती। तो इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स के दरमियान मसल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब ये करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकॉस्टल मसल्स यानी रिब मसल्स, इनकी हमने क्या नोट करनी है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्लियर? व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो दे मूव और पुल द रिब्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ थोड़ा सा, एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ठीक है? और जब ये रिब मसल्स रिलैक्स करते हैं, इनकी रिलैक्सेशन होती है, सो दे मूव द रिब्स बैक टू देयर पोजिशंस, मीन्स इनवर्ड, अंदर की तरफ, उसी का रिवर्स होगा, एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। क्लियर? अब इसको ज़रा समझें। जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो रिब्स थोड़ा सा ऊपर को और थोड़ा सा बाहर को, स्लाइटली फॉरवर्ड, बाहर को आउटवर्ड, और ऊपर को और थोड़ा सा बाहर को। तो इस तरह से ऊपर को और बाहर को आएंगी तो उससे क्या होगा? स्पेस क्रिएट होगी, अंदर चेस्ट कैविटी के स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, दैट इज द डायफ्राम। तो डायफ्राम की भी दोनों कंडीशंस हम नोट करेंगे। तो नॉर्मली देखें, ये डोम शेप, डोम का मतलब गुंबदनुमा, ठीक है। वन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो इट इज लोअर्ड, ये नीचे मूव कर जाता है। मीन्स जब इसके मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऐसे नीचे को आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो मतलब स्पेस क्रिएट हो गई। और जब ये रिलैक्स रहता है, जब ये रिलैक्स करेगा, इट बिकम्स डोम शेप्ड, वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तो वापस अपनी जगह पर जाएगा ऊपर को, तो ऊपर को जाएगा तो पुश करेगा। इसके ऊपर क्या मौजूद है? लंग्स। क्लियर? सो हियर आर लाइंग द लंग्स, यहां पर हमारे लंग्स मौजूद हैं, ठीक है, इसके ऊपर। तो इसको पुश करेगा उसको, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स कंडीशन है, और ये कॉन्ट्रैक्टेड, ये लोवर्ड है, दिस इज लोवर्ड। और यहां पर ये डोम शिफ्ट है, ये रिलैक्स्ड है, ठीक है। सो दिस इज द रिलैक्स कंडीशन। ये दो चीज़ें समझ आ गई। इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से क्या होगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से क्या होगा। और तीसरा फैक्टर याद रखिएगा कि लंग्स, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, वो स्पॉन्जी हैं। जब स्पंज देखी ना आपने, तो स्पंज में आपको उसको खुद से निचोड़ना पड़ता है और खुद से उसमें पानी फिर एंटर भी करना पड़ता है, ठीक है। जब वो खाली होगी तो उसमें पानी एंटर होगा। इसी तरह से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्वेओलाई, द लंग्स आर स्पॉन्जी। ये खुद से ना तो इन्फ्लेट होते हैं और ना खुद से डिफ्लेट होंगे, बल्कि इनको इन्फ्लेट करवाना पड़ता है और डिफ्लेट करवाना पड़ता है। हवा इसके अंदर एंटर खुद करवानी पड़ती है एक्टिवली, ये खुद नहीं करेंगे, मतलब पैसिव लंग्स इटसेल्फ इस तरह से फैलेंगे भी नहीं, यानी कि एक्सपैंड भी नहीं होंगे, और ना खुद हिस्से
ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, इनको करवाना पड़ता है, ठीक है। सो वो कैसे होगा, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो वो दोनों फेजेस हैं, दो फेजेस से गुजरे से होगा ब्रीथिंग, हमारा जो साइकिल कंप्लीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज inhalation, which is also known as inspiration. So inhalation क्या dear students? The taking in of air that contains more oxygen and less carbon dioxide. Clear? So more oxygen and less carbon dioxide जिसके अंदर मौजूद है, उस एयर को अंदर लेके आना, इनटेक करना, that is inhalation. So how it will happen? तो ये अगर ये आपको समझ आ गया तो inhalation मुश्किल ही कोई नहीं. So let's see. So होगा क्या, तरतीब से चलते हैं. तो दो तरीके से चेस्ट के अंदर जो स्पेस है उसको इंक्रीज करवाया जाएगा. The space inside chest is increased, क्योंकि स्पेस अंदर बनेगी तभी लंग्स फैल सकेंगे, इन्फ्लेट कर सकेंगे. by 2 ways, दो तरीकों से, और वो दो तरीके हमने डिस्कस कर लिए. पहला तरीका क्या, इंटरकॉस्टल मसल्स. नंबर 1, द इंटरकॉस्टल मसल्स will contract, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. एंड इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इट मूव्स और पुल्स और पुल द रिब्स आउटवर्ड, थोड़ा सा बाहर को, एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ. थोड़ा सा बाहर को और ऊपर की तरफ, ऊपर और बाहर. क्लियर. एंड नंबर 2, एट द सेम टाइम द डायफ्राम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ था, इट बिकम्स लोअर्ड. सो इट इज लोअर्ड. तो लो होगा तो क्या होगा, तो ये भी नीचे को चला गया, रिब्स भी थोड़ा ऊपर को और बाहर को आ गई. सो इट्स क्रिएट्स अ स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी. सो इट विल क्रिएट स्पेस इनसाइड chest cavity. उससे क्या होगा, the pressure on the lungs is reduced. Pressure on lungs is reduced. जब वो reduce होगा तो they will inflate, उनको जगह मिल गई, वो फैल गए. And the air rushes inside. तो बाहर चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था, अंदर कम था, उसको बैलेंस करने के लिए हवा फौरी तौर पर अंदर आएगी. So air rushes inside the lungs. So this is called as inhalation. तो ये inhalation हो गई. अब हम बात करेंगे exhalation की. So this उसका बिल्कुल ऑपोजिट, that is exhalation. So if we talk about the exhalation, so the removal of air containing less oxygen and more carbon dioxide. यहाँ पर less carbon dioxide थी, यहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड. जब एक्सहेल करेंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाएगी और उसमें ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा सा कम रह जाएगा. क्लियर, क्योंकि वो डिफ्यूज़ हो चुका है हमारे लंग्स के अंदर, एल्वोलाई के अंदर.
सो इसका मैकेनिज्म क्या डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1, द इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स। तो रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? हम यहाँ पढ़ चुके हैं, द रिब्स मूव डाउनवर्ड, वो नीचे को वापस आएंगी अपनी जगह पे, एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो उससे क्या होगा? ये लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, स्पेस कम हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम, उसी दौरान द डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है ये रिलैक्स करेगा, ऑल्सो रिलैक्स। तो डायफ्राम रिलैक्स करता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हम पढ़ चुके हैं। सो इट बिकम्स डोम शेप्ड। तो ये ऐसे था, अब एकदम से ऊपर को हुआ। जब ऊपर को होगा तो किसको पुश करेगा? इसके ऊपर लंग्स हैं। सो इट बिकम्स मोर डोम शेप्ड. So what will happen? It leads to reduce space inside chest. Space कम हुई, pressure on the lungs is increased. Lungs के ऊपर pressure बढ़ गया क्योंकि space ही नहीं रही. So the air rushes out. So this is exhalation. तो इसे पिचका दिया, पकड़ के स्क्वीज कर दिया, तो उससे एयर बाहर को निकल आई. और डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पर, द ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन रेट, जिसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको याद रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. सो एट रेस्ट, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में, कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं हो रहा, सो इट इज़ 15 to 20 times per minute. वैसे तो 10 से ऊपर भी नॉर्मली कंसिडर होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 मिनट के अंदर हम 15 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं. दैट इज़ इन एन एडल्ट के अंदर की बात हो रही है. क्लियर? और जब हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जितनी ज़्यादा लेबरस एक्सरसाइज होती जाएगी उतना ज़्यादा हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ करता चला जाएगा. सो ये 30 से 40 पे भी जा सकता है. ठीक है? और डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आपने याद रखनी है कि इसका कंट्रोल कहाँ पर है, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन कर रहा है. सो द सेंटर इज लोकेटेड इन आवर ब्रेन. सो ब्रेन के अंदर इसका सेंटर लोकेट कर रहा है. ब्रेन में कहाँ पर? आप ग्रेड 10 में पढ़ चुके हैं. दैट इज़ इन द मेडल्ला एंड द पॉन्स. ठीक है, द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, वो इसको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन रेट को बड़े अच्छे से कंट्रोल करते हैं, उसके पैटर्न को भी. और ये इसके लिए सेंसर क्या है, मतलब सेंसिटिविटी केमिकल कौन सा है? सो दैट इज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो ये स्टिमुलस है जो कि हमारे ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करवाएगा. ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो इसको सेंस करेंगे. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगा, सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी उसके फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए बढ़ा दिया जाएगा, ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.